इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है जिसका शीर्षक है त्वदीय पाद पंकजम। पहली नज़र में तो यह नर्मदा परिक्रमा का एक यात्रा वृत्तांत लगता है, पर जैसे ही आप इसकी परतों में उतरते हैं आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक नदी के किनारे की यात्रा नहीं है। यह प्रेम, अध्यात्म और खुद को खोजने की एक गहरी भीतरी यात्रा है। हाँ, और आज हमारी कोशिश ना यही समझने की है कि ये दस्तावेज नर्मदा नदी और उसकी परिक्रमा को एक बहुत शक्तिशाली रूपक की तरह कैसे इस्तेमाल करता है। अच्छा, मतलब यहाँ भूगोल सिर्फ भूगोल नहीं है, वो किरदारों के मन का आईना बन जाता है। उनके मन का आईना। हाँ, उनके अंदर का संघर्ष, उनका अहंकार, उनकी खोज, सब कुछ नदी के घाटों, पहाड़ों और जंगलों में दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो यह है कि यह कहानी हमें सिर्फ आंखों से यात्रा नहीं कराती। ये हमें 6 इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और महसूस करना, इन सब के जरिए उस अनुभव में पूरी तरह डुबो देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये उस यात्रा को जीना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा के भूगोल की। परिक्रमा शब्द का मतलब ही है एक वृत्त में घूमना। ये सिर्फ नदी का चक्कर लगाना तो नहीं है ना? आपने बहुत सही पकड़ा। यहाँ परिक्रमा जीवन के चक्र का प्रतीक है। जीवन का चक्र। हाँ, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म। लेकिन इस यात्रा के बाद आप वो नहीं रहते जो शुरू में थे। अच्छा। और स्रोत इस यात्रा के भूगोल को किरदारों की मनोवैज्ञानिक स्थिति से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। जैसे यात्रा की शुरुआत मैकल पर्वतमाला से होती है। मैकल पर्वतमाला। वहाँ की खड़ी चढ़ाइयाँ, घने और कहीं कहीं डरावने जंगल, ये सिर्फ एक मुश्किल रास्ता नहीं है, ये किरदारों के अपने अहंकार और अंदरूनी डर से लड़ने का प्रतीक है। मतलब उस पहाड़ पर चढ़ना असल में अपने मैं पर चढ़ने जैसा है। बिल्कुल। वाह। मतलब हम जिसे नक्शे पर देख रहे हैं, पहाड़, नदी, जंगल, वो असल में किरदारों के मन का नक्शा है। हाँ, उनका गुस्सा, उनका अहंकार, सब कुछ इस भूगोल में छिपा है। ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल मैप हुआ। बिल्कुल। और ये मैप अमरकंटक से शुरू होता है, जो कि उद्गम स्थल है। यहाँ पात्र भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति में है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी अपनी शुरुआत में पतली और दिशाहीन होती है, और फिर हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद कहानी ओंकारेश्वर में अपनी पूर्णता पाती है। ओंकारेश्वर? हाँ, दस्तावेज में साफ लिखा है कि ओंकारेश्वर का आकार ओम जैसा है, जो ब्रह्मांड की पूर्णता और ध्वनि का प्रतीक है। तो यहाँ आकर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों यात्राएं पूरी होती हैं। बिल्कुल, वृत्त पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी, उसके घाट, जंगल और पहाड़ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो कहानी के किरदार बन जाते हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वे सहचर हैं, यानी साथी यात्री। हाँ, वो किरदारों के मौन को सुनते हैं और उनके अनुभवों को और भी गहरा कर देते हैं। और ये अनुभव कितना गहरा है, इसका अंदाजा तब होता है जब कहानी 6 इंद्रियों के इस्तेमाल पर जोर देती है। चलिए दृष्टि से शुरू करते हैं। दस्तावेज में घाटों पर सूर्यास्त का एक जिक्र है, जिसे सुनहरी बैंगनी लालिमा कहा गया है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रंग एक ऐसे समय में आते हैं जब किरदार भावनात्मक रूप से टूटे हुए और निराश होते हैं। अच्छा। तो वो सुनहरी बैंगनी रोशनी सिर्फ एक सूर्यास्त नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन जाती है। उम्मीद का प्रतीक? हाँ, ये एक वादा है कि सबसे अंधेरे दिन के बाद भी एक खूबसूरत शाम आती है, और उसके बाद एक नई सुबह का वादा भी छिपा होता है। ये किरदारों के पुनर्मिलन की आशा है। और सुनने की शक्ति, श्रवण, वो कपिलधारा झरने वाला हिस्सा तो कमाल का है। हाँ, वहां का शोर इतना तेज बताया गया है कि बाहरी कान काम करना बंद कर देते हैं। ये तो बहुत ही अनोखा आइडिया है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। सोचिए, जब बाहरी दुनिया का शोर पूरी तरह से बंद हो जाए, तब आप क्या सुनते हैं? अपने अंदर की आवाज। बिल्कुल, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। उस सन्नाटे में जो शोर से पैदा हुआ है, एक किरदार को दूसरे किरदार के दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। वाह। ये एक ऐसे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है जो शब्दों से, बातचीत से कहीं ज्यादा गहरा है। ये बिना कहे सब कुछ समझ जाने वाला पल है। मुझे लगता है हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी इंद्रियों का इतना गहरा इस्तेमाल करना भूल ही गए हैं। सच है। ये कहानी याद दिलाती है कि हर गंध,
हर आवाज में कहानी छिपी हो सकती है। जैसे गंध का जिक्र है। माई की बगिया वाला? हाँ, माई की बगिया में जंगली फूलों की खुशबू को इतिहास की गंध कहा गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि वो गंध सिर्फ फूलों की नहीं है, वो उस जगह की यादों की गंध है। यादों की गंध। नर्मदा को मेकल सुटा भी कहते हैं और वो एक प्राचीन नदी है। उसकी यादें हजारों सालों की हैं। तो जब किरदार उन फूलों को सूंघते हैं तो वो सिर्फ एक खुशबू नहीं बल्कि नदी की पूरी प्राचीन स्मृति से जुड़ जाते हैं। और हवा में नमी और मिट्टी की ताजगी। हाँ, वो जीवन की सादगी का स्वाद चखने जैसा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर बस होने का एहसास। तो दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, ये सब मिलकर एक अनुभव बनाते हैं। लेकिन श्रोता एक छठी इंद्रिय की भी बात करते हैं जिसे भाव कहा गया है। ये क्या है? भाव यानी आंतरिक अनुभूति। ये वो शक्ति है जो बाकी पांचों इंद्रियों से मिले अनुभवों को एक साथ पिरोती है। मतलब? ये सिर्फ महसूस करना नहीं है। नहीं, ये जानना है। ये वो प्रोसेसर है जो सूर्यास्त के रंग, झरने का शोर, फूलों की गंध और अतीत की यादों को मिलाकर एक गहरी आध्यात्मिक समझ पैदा करता है। अच्छा। यही भाव किरदारों को अहंकार के पिघलने से लेकर उस प्रेम की अनुभूति तक ले जाता है जो समय और स्थान से परे है, मतलब चिरंतन है। और ये जो आंतरिक अनुभूति है, ये सिर्फ इंद्रियों से नहीं आती है ना? दस्तावेज कहते हैं कि ये उन कहानियों से भी आती हैं जो जमीन में सदियों से गूंज रही हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो जमीन कहानियों से सिंची हुई है और वो कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक तरह से गाइड हैं। हाँ, वो किरदारों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक बन जाती हैं। इनमें सबसे अहम है नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कथा। हाँ, कहानी है कि नर्मदा और सोनभद्र का विवाह होने वाला था। पर नर्मदा की दासी जोहिला ने सोनभद्र को धोखा दिया और गुस्से और दुख में नर्मदा ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं लगती। इसके पीछे का संदेश क्या है? इसका संदेश बहुत गहरा है और वो भूगोल से जुड़ा है। नर्मदा भारत की एकमात्र बड़ी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहती है। हाँ, ये तो एक भौगोलिक तथ्य है। लोक कथा इस भौगोलिक तथ्यों को एक भावनात्मक कारण देती है। नर्मदा का अपना तय रास्ता छोड़कर समाज की उम्मीदों के खिलाफ पश्चिम की ओर बहने का निर्णय, ये क्रोध और गहरे दर्द से पैदा हुआ एक संकल्प है। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गहरा भावनात्मक आघात आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी कहानी से जुड़ी गुलबगावली फूल की कथा भी है। सोनभद्र अपनी वीरता साबित करने के लिए वो फूल लेने जाता है और ले भी आता है, लेकिन फिर क्या होता है? वो जीत तो जाता है, लेकिन जीत के अहंकार में जश्न मनाता रह जाता है और नर्मदा के पास लौटने में देर कर देता है। हाँ, और यहीं इस कहानी का सार छिपा है। जैसा कि दस्तावेज में एक पात्र कहता है, प्रेम को जीतने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। वाह! वो गुलबकावली का फूल जो आज भी हर सुबह खिलता है, अहंकार और देरी करने के खतरों की एक रोजाना चेतावनी बन जाता है। तो ये लोक कथाएं सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है। नहीं, वे यात्रा के हर मोड़ पर किरदारों को जीवन के सिद्धांत सिखाती हैं। तो ये कहानियां अहंकार के खिलाफ चेतावनी देती हैं और ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा का मकसद ही इसी अहंकार को मिटाना है। बिल्कुल। यहाँ से हम कहानी की दार्शनिक गहराइयों में उतरते हैं, खासकर जब यात्रा भेड़ाघाट पहुंचती है। हाँ, भेड़ाघाट में दर्शन और भूगोल एक हो जाते हैं। एक तरफ सदियों से स्थिर खड़ी संगमरमर की चट्टानें हैं और दूसरी तरफ उन्हें काटती हुई नर्मदा की प्रचंड अशांत धारा। स्रोत इसे द्वैत यानी ड्युअलिटी के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। स्थायित्व और परिवर्तन, शांति और उथल-पुथल। हाँ, जीवन की ये दो सबसे बड़ी और विपरीत शक्तियां वहां एक साथ दिखाई देती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या कहानी इस द्वैत को हल करने का कोई रास्ता भी सुझाती है? मुझे लगता है आदि शंकराचार्य की कथा यहीं आती है। बिल्कुल। लोक कथा के अनुसार एक बार नर्मदा में भयंकर बाढ़ आई और वो आदि शंकराचार्य की तरफ बढ़ने लगी जो ध्यान में बैठे थे। तब उन्होंने अपने कमंडल से मंत्र पढ़कर पूरी बाढ़ को उसी में रोक दिया। अब जाहिर है ये कोई जादू नहीं है, ये एक रूपक है। हाँ, ये अद्वैत दर्शन का एक शक्तिशाली रूपक है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये प्रवाह पर मौन की जीत कैसे है? यहाँ नर्मदा का प्रवाह मन की अशांत वृत्तियों या माया का प्रतीक है और शंकराचार्य का मौन या उनका स्थिर ज्ञान चेतना का प्रतीक है। अच्छा,
कहानी ये सिखाती है कि अगर मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो तो वो प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। ये बाहरी उथल-पुथल पर आंतरिक शांति की जीत है। बिल्कुल, ये द्वैत से अद्वैत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समझना कि चेतना ही अंतिम सत्य है। और इस दार्शनिक यात्रा का समापन ओंकारेश्वर में होता है। श्रोत इस जगह को नाद ब्रह्म कहते हैं। हाँ, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि का केंद्र। तो यात्रा का अंत ध्वनि पर होता है। एक तरह से हाँ, लेकिन ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। नाद ब्रह्म यानी ओम की ध्वनि, जिसे ब्रह्मांड का कंपन माना जाता है। ओंकारेश्वर पहुंचकर किरदारों को ये महसूस होता है कि उनका जुड़ाव अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, बल्कि सृष्टि की उस मूल ऊर्जा से हो रहा है। उनका छोटा मैं ब्रह्मांड के संगीत में घुलने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर अंत में नर्मदा समुद्र में मिल जाती है। और उपन्यास का शीर्षक है त्वदीय पाद पंकजम, जिसका अर्थ है सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित है। ये अंतिम समर्पण है। हाँ, और ये समर्पण सिर्फ किसी ईश्वर के प्रति नहीं है। ये अपने अहंकार, अपनी पहचान, अपनी अलग हस्ती को पूरी तरह से मिटाकर उस बड़े अस्तित्व में विलीन हो जाने का भाव है। जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही, जैसे एक नदी अपनी यात्रा पूरी करके समुद्र में मिल जाती है और अपनी अलग पहचान खो देती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती, वो समुद्र बन जाती है। यही द्वैत से अद्वैत की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हाँ, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। तो इन अंशों के विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि कैसे एक नदी के किनारे की भौतिक यात्रा हमारे अपने मन, हमारी आत्मा की दुनिया का एक नक्शा बन सकती है। नर्मदा यहाँ सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, वो एक गुरु है, एक स्मृति है और चेतना का एक निरंतर बहता प्रवाह है। इंद्रियों, मिथकों और दर्शन का ये संगम एक ऐसा अनुभव रचता है जो पाठक को सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उसमें डुबो देता है। बिल्कुल। ये बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया तक की यात्रा को बहुत ही सहजता और गहराई से दिखाता है, जहां भूगोल और आत्मा एक हो जाते हैं। और ये पूरी चर्चा एक सवाल पर आकर रुकती है। क्या? कि अगर हर नदी, हर पहाड़ और हर जंगल में इतनी गहरी कहानियां और सबक छिपे हैं, तो हमारे अपने जीवन के भूगोल में, हमारे शहर, हमारी गलियों, हमारे रिश्तों में कौन सी कहानियां दबी हुई हैं? हमारी व्यक्तिगत यात्राओं की नदियां और पहाड़ असल में किस बात का प्रतीक हैं?